हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी अभी नीतू सिंह बुक के इडियम्स एंड फ्रेजेज वाले पार्ट को कवर कर रहे थे और ये सीरीज का आपका पेज नंबर 4 आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। क्लियर। पिछले 3 पार्ट में हमने नीतू सिंह बुक के इडियम्स और फ्रेजेज टॉपिक के 3 पेज कवर कर चुके हैं। क्लियर। तो जो भी साथी अभी तक उन 3 वीडियो को नहीं देखें, सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 4 और ये शुरू होता है साथियों इडियम्स नंबर 80 से। देखिए शुरुआत का आज के सेशन का जो सबसे पहला इडियम्स है वो आपका क्रॉस स्वॉर्ड्स। देखिए बहुत ही शानदार इडियम है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है क्रॉस स्वॉर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है अब ऐसे समझिए, इसका डायरेक्टली आप इसका अर्थ समझिए। देखिए क्रॉस मतलब क्या हुआ, तिरछा है ना, और स्वॉर्ड्स मतलब क्या होता है, तलवार। अब इस तरीके से समझिए कि तलवार क्या है आपस में, इस तरीके से क्रॉस है। अब तलवार आपस में क्रॉस है, मतलब क्या हुआ कि तलवारें आपस में लड़ रही है ना, क्रॉस है, तलवारें आपस में लड़ रही है। तो तलवारें आपस में लड़ रही है तो तलवार तो आपस में लड़ती नहीं है, ठीक है, लोग आपस में लड़ते हैं। क्लियर। तो इससे मतलब क्या निकला कि लड़ाई करना है ना, लड़ाई करना, फाइट करना, क्वेरल करना। तो ये जो है आपका क्रॉस स्वॉर्ड्स, इसका मतलब क्या निकला कि टू क्वेरल और फाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इडियम्स को बना सकते हैं। क्लियर साथियों, और यकीन करें पूरा इडियम्स आपको पूरा सेशन में ही याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो क्रॉस वर्ड्स का मतलब क्या निकला, लड़ना यानी क्वेरल या फिर फाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो आपका क्राई फॉर द मून। अगला क्या है, अगला है क्राई फॉर द मून। अब देखिए इसका डायरेक्ट आप अर्थ निकालिए। क्राई फॉर द मून का मतलब क्या हुआ कि मून के लिए चिल्लाना है ना, मून के लिए रोना। मतलब क्या हुआ, मून तो आपको मिल नहीं सकता, ठीक है, चंद्रमा आपको मिल नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या निकला कि किसी भी असंभव वस्तु की कामना करना, ठीक है, जो मिल नहीं सकता। तो वही हो गया कि टू डिजायर द अनअटेनेबल, मतलब ऐसा चीज जो आप पा नहीं सकते और उसकी कामना करना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि क्राई फॉर द मून। तो ध्यान में रहेगा साथियों, ये भी अच्छा इडियम्स था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। अगला क्या है, अगला है क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। मतलब होता है कि व्यर्थ का पछताना। इसको आप कह सकते हैं कि रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी डन। क्लियर, मतलब किसी बात को लेकर बेकार में पछताना, क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, तो इसका मतलब वही निकला कि किसी बात को लेकर बेकार में, है ना, बेकार में पछताना। तो ये ध्यान में रहेगा, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब क्या होता है, व्यर्थ का पछताना। देखिए कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जिसका मतलब आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता, ठीक है, तो ऐसे इडियम्स को आपको करना है टिक आउट। या तो टिक आउट कर सकते हैं, या तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या तो उसके साइड में आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आपके दिमाग में ये बातें नोट होती जाएगी कि नहीं, ये जो आपका इडियम्स है, ये सारे इडियम्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपकी एक कोई नोटेशन चुन लीजिए, या तो स्टार लगाइए, या तो उसको टिक आउट करिए, या तो अंडरलाइन करिए। ऐसे इडियम्स जो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आते हैं उनको करिए और ज्यादा फोकस आप उन इडियम्स पर करिए। क्लियर, क्योंकि बाकी तो जब एग्जाम में आएगा तो बन ही जाएगा। चलिए अगला है आपका कट अ सॉरी फिगर। ठीक है, अगला क्या है, कट अ सॉरी फिगर। इसका मतलब हुआ कि अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत 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 सारा वर्क कर लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो कुछ भी नहीं होता। तो उसका मतलब वही हुआ कि कट अ सॉरी फिगर। ठीक है, मतलब इसको अगर इंग्लिश में ही बात करें तो इसको कह सकते हैं कि टू गिव अ पुअर शो। मतलब बहुत ही कमजोर अपना, मतलब अपना शो दिखाना ना, बहुत ही कमजोर अपना प्रभाव छोड़ना। कट अ सॉरी फिगर मतलब आपने जो वर्क किया, काम किया, उससे सामने वाले पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं साथियों कट अ सॉरी फिगर। इसको भी चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। अगला है कट बोथ वेज। ठीक है, अब देखिए बोथ मतलब क्या, दोनों तरफ, है ना, वेज दोनों तरफ। कट बोथ वेज मतलब दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। ठीक है, दोनों के तरफ में होना। तो कट बोथ वेज मतलब क्या होगा कि दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। ठीक है, दोनों के तरफ नहीं होना बल्कि दोनों से तर्क करना। कट बोथ वेज, दोनों, अगर इसका अर्थ निकालिएगा तो दोनों रास्तों को काटना। क्लियर, तो उसका मतलब देखिए यही निकला कि अर्ग इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों के साइड में दो पार्टी हैं, ठीक है, दोनों पार्टी में तर्क करना, दोनों से क्या होना, दोनों से अर्ग करना। तो उसे ही हम लोग कहते हैं कट बोथ वेज। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, ये ध्यान में रहेगा, कट बोथ वेज मतलब दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो है कट नो आइस। ऐसे समझिए कि कट नो आइस मतलब
बर्फ को नहीं काटना, ठीक है, बर्फ को नहीं काटना। अब इसका सीधा मतलब देखिए, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन फिर से सोचिए कि कट नो आइस मतलब बर्फ को नहीं काटना, मतलब कोई असर नहीं डालना, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन, ठीक है, किसी पर इंप्रेशन डालने में फेल हो जाना, असफल हो जाना, सामने वाले पर कोई असर नहीं डालना, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कट नो आइस। फिर से रिपीट करेंगे, कट नो आइस का मतलब क्या होता है? कट नो आइस मतलब कोई असर नहीं डालना, ठीक है। टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। देखिए बहुत ही शानदार है ये आपने सुना भी होगा, ठीक है, गांव देहात में ये सब बहुत बार यूज होता है, ये अपने हिसाब से होता है, लेकिन वही आपका है, ठीक है। आपने सुना होगा कि अपने आय के अनुसार व्यय करना, मतलब ऐसा सुना होगा कि जितनी आमदनी उतना ही खर्च करना चाहिए ना, जितनी चादर उतना ही पैर पसारे, तो वही है कि अपने आय के अनुसार व्यय करना। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि टू लिव विद इन वंस मीन्स। क्लियर, मतलब आपके पास जितना आय है उसी के अनुसार आप व्यय करें, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको टिक आउट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान था। क्लियर, अगला है डांस टू वंस ट्यून। अब ऐसे समझिए कि वंस ट्यून मतलब क्या हुआ कि किसी के ट्यून पर, किसी के धुन पर नाचना। अब किसी के धुन पर नाचना मतलब क्या हुआ कि किसी के हुक्म का पालन करना, ओबेइंग वंस ऑर्डर, ठीक है, मतलब क्या होगा कि ओबेइंग वंस ऑर्डर, किसी के धुन पर नाचना, किसी का हुक्म का पालन करना, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आपको जैसा बोल रहा है वैसा ही आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वही निकला कि डांस टू वंस ट्यून, हुक्म का पालन करना, ओबेइंग वंस ऑर्डर। तो बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है डार्क हॉर्स, ठीक है। अब देखिए डार्क हॉर्स ऐसा होता है कि जैसे ऐसा इसको इस तरीके से रिलेट करें आप तो ज़्यादा बहुत लंबे समय तक याद रहेगा डार्क हॉर्स। देखिए होता क्या है कि जब रेस होती है, ठीक है, रेस में घोड़े दौड़ाए जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा घोड़ा जिसके बारे में कोई भी किसी को पता नहीं होता कि ये घोड़ा जीत पाएगा, वो भी जीत जाता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं, ऐसे घोड़े को हम लोग कहते हैं डार्क हॉर्स, ठीक है। फिर से रिपीट करेंगे, जब रेस होता है, ठीक है, जब रेस होता है तो रेस में बहुत सारे घोड़े होते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ के बारे में पता होता है कि नहीं ये जो घोड़ा है ये अच्छे किस्म का है, ये जीतेगा, ठीक है, ये सब जीत सकता है। लेकिन कुछ ऐसे घोड़े जिसके बारे में उम्मीद नहीं होती और वो अगर रेस जीत जाते हैं तो वही आपके डार्क हॉर्स कहलाते हैं, मतलब जिसके बारे में पता नहीं था वो जीत गए। यही बात आपके घरेलू जीवन में भी लागू होती है, आपके एग्जाम पर भी लागू होती है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो मतलब सफल हो जाते हैं, उनके बारे में आशा नहीं होता लेकिन वो भी सफल हो जाते हैं, तो उसे ही हम लोग बोल सकते हैं डार्क हॉर्स, मतलब वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। क्लियर, ये ध्यान में रहेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है डेड लेटर। डेड लेटर मतलब कानून जो कभी भी लागू था, जो कभी लागू था लेकिन अभी लागू नहीं है, ठीक है। डेड लेटर मतलब क्या हुआ, इसका डायरेक्ट अर्थ समझिए कि ऐसा लेटर, लेटर से आप कानून को समझिए, ठीक है, ऐसा लेटर जो अब डेड हो गया है, मतलब ऐसा कानून जो अभी डेड हो चुका है, मतलब अभी लागू नहीं है, ठीक है, पहले कभी लागू था अभी लागू नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेड लेटर, मतलब कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है। इसको कह सकते हैं कि अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इनफोर्स्ड। क्लियर, ध्यान में रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, डेड लेटर मतलब क्या हुआ कि ऐसा लेटर जो डेड है, मतलब ऐसा कानून जो डेड है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इनफोर्स्ड, अभी नहीं है ना, कभी बहुत पहले वो कानून हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है डिमोकल्स स्वॉर्ड, ठीक है। अब देखिए स्वॉर्ड मतलब तलवार, ये तो पता है, लेकिन डिमोकल्स स्वॉर्ड मतलब होता है कि सिर पर तलवार लटकना। इस तरीके से समझिए कि सिर पर तलवार लटकना। अब देखिए सिर पर तलवार लटकना मतलब क्या हुआ कि सिर पर मंडराता हुआ खतरा, है ना, इसको आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट थ्रेट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम सर पर आपके खतरा मंडराता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसको इडियम्स के रूप में हम लोग बोलते हैं डिमोकल्स स्वॉर्ड, ध्यान में रहेगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, इसको आप टिक आउट कर सकते हैं क्योंकि ये टेढ़ा है और अच्छा भी है। डिमोकल्स स्वॉर्ड मतलब क्या होता है कि सिर पर मंडराता हुआ खतरा, यानी कांस्टेंट थ्रेट। क्लियर साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला है वो आपका डाई अ डॉग्स डेथ। देखिए इसका मतलब हुआ कि लज्जाजनक मौत मरना। अब देखिए कुत्ते की मौत कैसे होती है ना, कोई भी मतलब इज्जत वाली नहीं होती है, तो इसका मतलब वही हुआ कि लज्जाजनक मौत मरना, है ना। आपने सुना होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी, है ना, मरने के बाद भी उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कि डाई अ डॉग्स डेथ। क्लियर, इसको कह सकते हैं कि टू डाई अ शेमफुल डेथ, मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देखिए इडियम्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका डायरेक्टली अर्थ निकाल के, हिंदी निकाल के, ठीक है, विद ट्रिक आप इसको मतलब समझ सकते हैं।
ठीक है साथियों। चलिए अगला है डाई इन हार्नेस। ये जो लिखा हुआ है डाई इन हार्नेस, इसका मतलब हुआ कि डाई मतलब मर जाना, ये तो आपको पता है, लेकिन इन हार्नेस का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने सर्विस में हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान ही मृत्यु हो जाना, कार्य अवधि के दौरान ही मृत्यु हो जाना, वही आपका कहलाता है डाई इन हार्नेस। क्लियर। देखिए उसका इंग्लिश वही लिखा हुआ है कि डाई व्हाइल इन सर्विस, जब आप सर्विस में होते हैं तब आपकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहलाता है डाई इन हार्नेस। ठीक है, मतलब अपने कार्यावधि के दौरान मृत्यु होना। कोई व्यक्ति सर्विस में था और उसकी मृत्यु हो गई तो तब हम लोग क्या बोलेंगे, डाई इन हार्नेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डॉग इन द मैंगर। ठीक है, ये जो लिखा हुआ डॉग इन द मैंगर, इसका मतलब हुआ कि जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं करने देता जो उसके किसी काम का नहीं। ठीक है, इसको देखिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका इंग्लिश वर्जन देखिए कि अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास जो नहीं है, ठीक है, आपके पास जो चीज नहीं है उसे आप दूसरों को भी, है ना, अगर कोई दूसरा चीज अगर वो उस सुख में अगर खुशी होता है तो आप उसे भी नहीं करने देते। क्लियर। तो वही हुआ कि डॉग इन द मैंगर, मतलब जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं करने देता जो उसके किसी काम का नहीं। बात क्लियर हो गया होगा। जैसे बहुत, इसको मैं फिर से समझाता हूं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ डॉग इन द मैंगर, बहुत सारा ऐसा चीज होता है कि जैसे आपके पास कोई भी चीज है एक्स्ट्रा है। क्लियर। अब कोई भी चीज ऐसा समझिए, कोई भी बुक है एक्स्ट्रा है, ठीक है, आपका वो बुक का कोई काम नहीं है, ठीक है, वो अलग टॉपिक का बुक है, आपको उस बुक से कोई काम नहीं है। लेकिन अगर कोई इस बुक का जो बहुत जरूरतमंद है, वैसा व्यक्ति आपके पास आ गया बुक मांगने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप बुक को नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ कि आप दूसरों को सुख का भोग नहीं करने देते हैं। ठीक है, मतलब किताब को आप यूज करने नहीं दे रहे हैं जबकि किताब का आपको भी कोई काम नहीं है। तो वही लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैन नॉट। क्लियर। तो इसका मतलब वही हुआ डॉग इन द मैंगर, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है डंकीज ईयर्स, मतलब काफी समय बाद। ठीक है, डंकीज ईयर्स मतलब क्या हुआ, काफी समय बाद, अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये तो आसान है, इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं। डंकीज ईयर्स मतलब है ना, गधों का जो साल होता है काफी समय बाद। ठीक है, गधों का साल काफी समय बाद आता है, अ लॉन्ग टाइम इसको कह सकते हैं। ये एडियम्स था, ठीक है, मुहावरे थे। चलिए अगला है ड्रॉ अ लाइन। अब देखिए ड्रॉ अ लाइन आपने सुना होगा, ड्रॉ अ लाइन मतलब मर्यादा तय करना। ठीक है, ऐसे समझिए कि दो व्यक्ति हैं तो बहुत ज्यादा जब बहस हो जाती है तो बीच में बात होती है कि नहीं, बीच में ड्रॉ अ लाइन करें, है ना, बीच में लाइन ड्रॉ करें। मतलब कोई मतलब पेंसिल चौक लेकर बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करने लग जाते हैं हम लोग, बल्कि बीच में मतलब एक मर्यादा तय करते हैं। ठीक है, एक लिमिट सेट करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉ अ लाइन, मतलब मर्यादा तय करना, या फिर कह सकते हैं सिट अ लिमिट। क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला है डक इन अ थंडर स्टॉर्म, मतलब व्यथा में। व्यथा में मतलब व्यथा कहने का मतलब कि बहुत ही दर्दनाक अवस्था में। ठीक है, डक इन अ थंडर स्टॉर्म। देखिए डक मतलब क्या होता है, बत्तख, है ना, और वो थंडर स्टॉर्म में चला गया। ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म में जब डक चला गया तो वो किस अवस्था में चला जाता है, दर्दनाक अवस्था में, है ना, व्यथा में, पेनफुल कंडीशन। तो वही हुआ कि इन अ पेनफुल कंडीशन। तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग इडियम्स का सिर्फ हिंदी करके हर एक इडियम्स का मतलब तक पहुंच सकते हैं, उसके सही ऑप्शन को हम लोग चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डी वाला आपका डी लेटर खत्म हो चुका है, अब है आपका ई का है ईगल आइड। तो हम लोग शुरू करेंगे ई वाले पोर्शन से। तो सबसे पहला ईगल आइड। अब देखिए ईगल मतलब क्या होता है, ये जो ईगल होता है साथियों, इसकी जो आंखें होती है वो बहुत ही तेज होती है, ये तो आपको पता है। ईगल बहुत ऊपर होता है और बहुत ऊपर से अपने शिकार को देख लेता है। तो ईगल आइड के बारे में बात हो रही है। तो आपने सुना होगा कि जिस व्यक्ति की आंखें तेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे तुम्हारी जो आंखें हैं वो ईगल के जैसा है, मतलब तुम्हारा जो नजर है वो तेज है, तेज नजर वाला। इसको कह सकते हैं विद नीन आई साइट। ठीक है, तेज नजर वाला, तो वही आपका कहलाता है ईगल आइड, तेज नजर वाला, यानी विद नीन आई साइट। ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला है इट हम्बल पाई। ठीक है, इट हम्बल पाई मतलब होता है कि शर्मिंदगी झेलना, टू अपोलोजाइज। ठीक है, इट हम्बल पाई मतलब क्या हुआ, शर्मिंदगी झेलना। इसको आप टिक आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, इट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है कि शर्मिंदगी झेलना। ठीक है, किसी बात को लेकर शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी झेलना, या फिर अगर इंग्लिश में बात करें तो टू अपोलोजाइज। ठीक है, वही होता है आपका। ये क्लियर हो गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इट हम्बल पाई मतलब क्या होता है, टू अपोलोजाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इट वंस वर्ड्स। अगला क्या है, इट वंस वर्ड्स मतलब शब्द वापस ले लेना। इट वंस वर्ड मतलब क्या हुआ कि शब्द को वापस ले लेना। ठीक है, मतलब टेक अ स्टेटमेंट बैक,
अब इसको देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि इट वंस वर्ड, अब आपने कुछ वर्ड मुंह से निकाला, वापस उसको खा गए, खा तो सकते नहीं, मतलब आपने कुछ मुंह से निकाला उसको वापस ले लिए। वापस खाने का मतलब कि उस शब्द, उस अगर कोई गलत शब्द है तो उसको आप उसके लिए क्षमा मांग लिए, ठीक है ना, शब्द को वापस ले लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं इट वंस वर्ड्स, मतलब शब्द को वापस ले लेना, टेक अ स्टेटमेंट बैक। बात क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, ट्रिक के माध्यम से हर इडियम्स आपको याद होते जा रहे होंगे। चलिए अगला एल्बो रूम। एल्बो रूम मतलब होता है काम करने की स्वतंत्रता, ठीक है। एल्बो रूम मतलब क्या होता है, एल्बो रूम मतलब होता है काम करने की स्वतंत्रता, मतलब सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, ठीक है। एल्बो रूम मतलब क्या कह सकते हैं, सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, ये एल्बो रूम कहलाता है, ठीक है साथियों। फिर से रिपीट करेंगे, एल्बो रूम, एल्बो रूम मतलब काम करने की स्वतंत्रता, मतलब सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। अब देखिए एल्बो को आप देखिएगा, ठीक है, एल्बो से आप जिधर घुमाते हैं घूम जाता है, तो उसी से आपका, इसी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। एल्बो रूम एल्बो से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला है आपका इंड इन स्मोक। अगला क्या है, अगला है इंड इन स्मोक। इंड इन स्मोक का मतलब होता है कि कोई भी परिणाम ना निकलना, ठीक है। स्मोक मतलब क्या होता है, धुआं, मतलब धुएं में खत्म हो जाना। देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, धुएं में खत्म हो जाना, ठीक है। इंड इन स्मोक, धुएं में खत्म हो जाना, मतलब कोई चीज धुआं में खत्म हो गया तो उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला, कम टू नथिंग, ठीक है, कोई भी उसका परिणाम नहीं निकला। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए अगला, ध्यान में रहेगा इंड इन स्मोक, ध्यान में रहेगा इंड इन स्मोक मतलब क्या हुआ, कोई भी परिणाम ना निकलना। चलिए अगला है साथियों, वो है आपका एस्केप वंस लिप्स। ये जो लिखा हुआ अगला एडियम्स, एस्केप वंस लिप्स, इसका मतलब होता है कि स्पीक, इसका मतलब होता है स्पीक अनइंटेंशनली या फिर अनएक्सपेक्टेडली। इसका मतलब होता है साथियों, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है बोल जाना, यहाँ पर बोल जाना की जगह पर कुछ और ऐड करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ जो बोल जाना है यहाँ लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा कि अनायास या फिर अप्रत्याशित बोल जाना, ठीक है। मतलब अनायास ही हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, ठीक है, अनायास या फिर अप्रत्याशित, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अप्रत्याशित मतलब कोई चीज, किसी चीज को अनायास बोलना या फिर अप्रत्याशित बोल जाना, वही आपका कहलाता है एस्केप वंस लिप्स, मतलब किसी के मुंह से ऐसा कह सकते हैं कि निकल जाना, ठीक है, किसी के मुंह से कोई भी बात निकल जाना। देखिए वंस लिप्स मतलब होठों से, है ना, एस्केप कर जाना, कोई भी बात हमारे मुंह से एस्केप कर जाना। कभी कभी होता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन कुछ और हमारे मुंह से निकल जाता है, तो वही होता है कि अनायास, अनायास यानी अनायास या फिर अप्रत्याशित हमारे मुंह से बोल जाना या फिर निकल जाना। क्लियर, तो ध्यान में रहेगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, एस्केप वंस लिप्स मतलब किसी के मुंह से कोई बात एस्केप कर जाना, कोई बात निकल जाना। चलिए अगला इडियम से साथियों, वो है आपका फैबियन पॉलिसी। देखिए ये जो फैबियन पॉलिसी है, इसका मतलब होता है कि सावधानीपूर्ण मंद गति नीति। ये थोड़ा सा शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, मैं इसका मतलब समझाता हूं। देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि डिलिब्रेट स्लो पॉलिसी या फिर पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, ठीक है, एक ऐसा पॉलिसी जो डिसीजंस को डिले करता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फैबियन पॉलिसी, ठीक है। इसमें कुछ मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फैबियन पॉलिसी मतलब ऐसा पॉलिसी जो डिसीजन को डिले करता है, ठीक है, वही फैबियन पॉलिसी कहलाता है। चलिए अगला है फेयर एंड स्क्वायर। अगला आइडियम क्या है, अगला है साथियों फेयर एंड स्क्वायर। देखिए फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कि निष्पक्ष, है ना, किसी के पक्ष में नहीं होना, इन एन ऑनेस्ट वे, ठीक है, ऑनेस्ट वे में होना, किसी के पक्ष में नहीं होना, फेयर एंड स्क्वायर, यही आपका कहलाता है निष्पक्ष। ध्यान में रहेगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें, फेयर एंड स्क्वायर मतलब निष्पक्ष, इन एन ऑनेस्ट वे। क्लियर, फिर से रिपीट करते हैं, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इन एन ऑनेस्ट वे यानी निष्पक्ष, किसी के पक्ष में ना होना। ध्यान में रहेगा। चलिए अगला है एडियम नंबर 105, वो है आपका फेयर सेक्स। इसका मतलब होता है नारी जाति, ठीक है, नारी जाति यानी वुमन इसको कह सकते हैं एक वर्ड में। ये अच्छा है, ये बहुत बार आपने सुना भी होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फेयर सेक्स मतलब नारी जाति या फिर वुमेन। चलिए अगला है आपका फेयर वेदर फ्रेंड। अगला क्या है आपका फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि मुसीबत में साथ न देने वाला मित्र। थोड़ा सा जो छूटा हुआ है वो अगले पार्ट में है, और हमें आशा है कि आप बुक खोलकर ही बैठे होंगे। देखिए फेयर वेदर फ्रेंड मतलब होता है कि ऐसा दोस्त जो मुसीबत में साथ ना देता है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में कि सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन। मतलब ऐसा दोस्त जो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कंफर्टेबल सिचुएशन में ही होते हैं, ठीक है। जब भी हमारे साथ मुसीबत आती है तो वो ऐसे दोस्त हमें हमारे साथ छोड़ देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फेयर वेदर फ्रेंड, है ना। मतलब ऐसा दोस्त, इसको ये भी सुना होगा आपने, ठीक है, कि मौसमी दोस्त, है ना, मौसम के अनुसार बदलने वाले दोस्त, तो उसे हम लोग कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र, ठीक है।
तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो गया होगा, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड, वेदर आ रहा है, वेदर से मौसम, मौसमी दोस्त, है ना, ऐसे दोस्त जो मौसम के अनुसार बदल जाते हैं। चलिए, तो ये आपका ये पेज कंप्लीट हो गया। तो आज का जो सेशन है साथियों, आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले पार्ट में, अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग अगले पेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले पेज वाले इडियम्स को हम लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से उसको समझेंगे विद ट्रिक। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।